गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जड़त्व एवं गति के नियम, जैसे आप कह सकते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। इसमें जितने भी हम लोग नियम पढ़ेंगे ज्यादातर नियम न्यूटन से ही संबंधित हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। और चीज ये चैप्टर क्लास 9th और 11th दोनों ही क्लास के बच्चे देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से। बच्चों, बल क्या होता है? तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए, किसी भी वस्तु को विराम से गति में लाने के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता होती है हमें। और उसी बाह्य साधन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? बल। अगर किसी वस्तु को हमें गतिशील करना है या विरामावस्था में लाना है तो हमें हमेशा एक बाह्य साधन की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग बल कहते हैं। या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, बल एक ऐसा साधन है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था या गति की दिशा में परिवर्तन करता है, या तो परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। जैसे बच्चों, अगर मान लो कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, अगर आप चाहें कि साइकिल को रोक दें तो अपने आप तो रुकेगा नहीं बच्चों। रोकने के लिए हमें किसी न किसी साधन की आवश्यकता होगी। हम लोग क्या करते हैं? उसको बल लगा के ही रोकते हैं। और अगर वस्तु विरामावस्था में हमको उसको गतिमान करना है तब भी हमें बल लगाना पड़ता बच्चों। तो बल वह साधन है जिससे हम किसी वस्तु को, अगर वो विरामावस्था में है, अगर वो विराम में है, तो हम लोग बच्चों उसको क्या कर सकते हैं? गतिमान कर सकते हैं। और अगर गतिमान है तो हम उसको विरामावस्था में भी ला सकते हैं बल की सहायता से। और इसके साथ साथ वस्तु की दिशा भी हम लोग बदल सकते हैं बल की सहायता से। तो बल एक ऐसा साधन है जिससे हम इतनी चीजें कर सकते हैं। या आप और एक परिभाषा बता सकते हैं बच्चों, बल धकेल या खिंचाव की उस प्रक्रिया का नाम है जो या तो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। तो बच्चों ध्यान देना, बल क्या करता है? या तो किसी वस्तु को विराम अवस्था से ले आएगा वो गतिमान अवस्था में, या गतिमान अवस्था से पहुंचा देगा विरामावस्था में, या तो उसकी दिशा भी बदल सकता है। लेकिन इसके साथ में वो इन सब चीजों को करने का प्रयास भी कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपसे कहें बच्चों, आप दीवार को ढकेलिए, तो आप कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन आप दीवार को ढकेल नहीं पाएंगे, लेकिन आप कोशिश तो करेंगे। तो यहां इसलिए क्या? प्रयत्न करने का या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। अब अगर हो गया कार्य तो हम लोग बोलेंगे हाँ सफल हो गया, नहीं हुआ तो बोलेंगे प्रयत्न कर रहा सिर्फ। तो बल 3 परिभाषा बच्चों आप लोगों के पास है। आप इन तीनों परिभाषा में से किसी भी एक परिभाषा का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोग देखते हैं, बल के प्रभाव क्या होते हैं। इस बल जो आप लोग पढ़े, उस बल का क्या प्रभाव होता है बच्चों? तो देखिए, बल लगाने से किसी गतिमान वस्तु की चाल बदल सकती है। अगर कम है तो ज्यादा भी हो सकता है बच्चों, ज्यादा है तो कम। जैसे अगर कोई बच्चा साइकिल चला रहा हो, आप पीछे से उसको धक्का दे दो, बल लगा दो, तो ऐसे में क्या होगा? उसका चाल बढ़ जाएगा। या अगर उसको सामने से धक्का दे दो तो उसका चाल कम हो जाएगा। दूसरा देखिए इसका प्रभाव क्या होता है बच्चों, बल रुकी हुई वस्तु को गति दे सकता है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तो आप उसको गतिमान भी कर सकते हैं बल की सहायता से, और गतिमान वस्तु को रोक भी सकते हैं। अगला देखिए बच्चा, इसका क्या प्रभाव होता है? तो बल वस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। अगर कोई वस्तु गतिमान है किसी एक निश्चित दिशा में, तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? उस पर बल लगाकर उसके गति की दिशा को बदल सकते हैं। आप सभी लोग बच्चों साइकिल चलाते हैं, जब उस साइकिल के डायरेक्शन को बदलना होता था हम लोग क्या करते हैं? उसके हैंडल पे बल लगाकर उसको मोड़ देते हैं, तभी तो मुड़ पाता है अलग डायरेक्शन में। तो बल से बच्चों हम लोग दिशा भी बदल सकते हैं। और एक चीज, बल द्वारा बच्चों हम
किसी वस्तु के आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी चीज को आप ले लीजिए, उसको दाब दीजिए, हो सकता है अगर जैसे आप अभी ले लीजिए मिट्टी का कोई सामान या गीला मिट्टी ले लीजिए, आप दाबिए, उसका आकार हम लोग आसानी से बदल लेते हैं। या कोई और वस्तु हो, हम लोग दाब के बचपन में बहुत सारी चीजों का आकार बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन कोई ऐसा चीज मत लेना जो बहुत ही हार्ड हो, क्योंकि हार्ड चीजों में हम लोग अपने ताकत से उसके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के या मनुष्यों के ताकत की एक लिमिट होती है। जो हार्ड, अगर बहुत ज्यादा हार्ड वस्तु, तो वहां पे हम लोग वो चीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट बच्चों ध्यान देना, बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि, यानी कि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है, इसलिए कैसा राशि है? सदिश राशि है। तो अब सवाल ये उठता बच्चों, अगर बल सदिश राशि है तो इसमें दिशा किस तरफ होगा? तो जाहिर सी बात है, जिस दिशा में हम लोग बल लगाएंगे उसी डायरेक्शन में वो काम करेगा। अब बच्चों बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई पद्धति में बच्चों मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? इसका सूत्र होता है F बराबर m/a। हालांकि इसके अलावा भी कई सूत्र होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप जानिए कि बल का एक सूत्र ये होता है, आगे जो सूत्र वो बताए जाएंगे। अब यहां से m द्रव्यमान है जिसका मात्रक होता है बच्चों किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये हो गया एक मात्रक। और बच्चों क्या इसका मात्रक होता है? तो इतने को ही किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूटन। इतने को ही न्यूटन भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि बल के बारे में न्यूटन ने बताया था। तो अब देखिए, और किलोग्राम भार, ये भी बच्चों किस चीज का मात्रक होता है? ये भी बल का मात्रक है, किलोग्राम भार। और 1 किलोग्राम भार ये बराबर होता है स्मॉल जी न्यूटन, जहां पे स्मॉल जी का मान बच्चों कितना है? 9.8, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो 1 किलोग्राम भार बराबर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। तो बच्चों इसको आप लोग डेफिनेशन लिखा, आप सभी नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। अगला टॉपिक बच्चों बलों के प्रकार। बल कितने प्रकार का होता है? तो ऐसे बच्चों अलग अलग टाइप के बलों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। अब यहां पे जो आपके टॉपिक में बल दिया 2 प्रकार का, संतुलित और असंतुलित। हालांकि आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे संरक्षी बल और असंरक्षी बल, ऐसे अलग अलग तरीके से बांटेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग यहां पे सिर्फ बात कर रहे हैं संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है। तो बच्चों संतुलित बल क्या होता है? जब किसी निकाय पर एक साथ 2 या 2 से अधिक बल लग रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो, यानी बल लग रहे हो लेकिन उसका कोई प्रभाव ना पड़े, बल लगने के बाद भी उसका असर कितना हो? शून्य हो, तब निकाय पर लगे ऐसे बल को हम लोग बोलते हैं संतुलित बल। और संतुलित बल लगे होने की स्थिति में निकाय की स्थिति या अवस्था अपरिवर्तित रहती है, यानी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, अगर एक वस्तु यहां पर रख दिया जाए और इस वस्तु को एक व्यक्ति इधर खींचे और एक व्यक्ति इधर खींचे और दोनों ही बल लगा रहे हो बराबर मात्रा में, ये भी मान लो बच्चों 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन का, तो ऐसे में क्या होगा? वस्तु ना तो इस तरफ जाएगा ना तो इस तरफ जाएगा, किसी तरफ नहीं जाएगा। तो यहां पे जो दोनों बल लग रहे हैं, बल तो लग रहे हैं लेकिन इनका प्रभाव क्या? शून्य। तो इन बलों को हम लोग बोलेंगे बच्चों संतुलित बल। ये क्या है? संतुलित बल है। अब असंतुलित बल बच्चों क्या होता है? तो जब किसी निकाय पर 2 या 2 से अधिक ऐसे बल लगे जिनका परिणामी बल शून्य ना हो, अर्थात निकाय की स्थिति, गति या गति की दिशा में परिवर्तन हो जाए, यानी जब भी हम लोग किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक ऐसे बल लगाएं जिसके कारण वस्तु की या तो स्थिति बदल जाए
या उसकी गति बदल जाए या उसकी दिशा बदल जाए, तो ऐसे बलों को हम लोग असंतुलित बल कहते हैं और इसका कुछ न कुछ वस्तु पे प्रभाव पड़ता है। अगला टॉपिक बच्चों देखते हैं हम लोग अब जड़त्व तो क्या होता है बच्चों। तो ये देखिए, इसकी खोज सबसे पहले गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने की थी और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं कहीं गैलीलियो लिखा होता है, कहीं कहीं गैलीलियो लिखा होता है बच्चों, उसमें कोई आप लोग समझ सकते हैं। अब बच्चों देखिए, जड़त्व क्या होता है। बच्चों, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इसको कैसे समझेंगे आप लोग, ऐसे समझिए बच्चों, जब आप किसी वस्तु को उठाते हैं या किसी गतिमान वस्तु को रोकते हैं तो ऐसा क्या लगता है आपको कि वो आसानी से उठ जा रहा है या आसानी से रुक जाता है। अगर कोई बच्चा साइकिल चला रहा हो, आपको हम बच्चों उसको आप रोक दीजिए, तो क्या वो आसानी से रुकेगा। जब भी आप वस्तु को रोकेंगे तो उसकी तरफ से एक विरोध महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वो रुकना नहीं चाह रहा वस्तु, वो चाह रहा अब भी आगे आए। अगर कोई वस्तु नीचे रखा है, हम के बच्चों इसको उठा दो, कुर्सी उठा दो या मेज उठा दो, तो जब आप मेज को उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि मेज उठना नहीं चाह रहा, विरोध करता वो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपनी ताकत को लगाकर वस्तु को उठा देते हैं। तो उठाते टाइम वस्तु क्या करता है, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वो चाहता ही नहीं कि उठूं, वो चाहता मैं जिस अवस्था में हूं उसी अवस्था में पड़ा रहूं। तो वस्तु जो अपनी अवस्था में, अपनी स्थिति में या कह सकते हो अपने आकार में परिवर्तन का जो विरोध कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु का जड़त्व बोलते हैं। तो जड़त्व बच्चों किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था या दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। और इसे बच्चों, किसी वस्तु के जो जड़त्व की माप होती है वो उसके द्रव्यमान को प्रदर्शित करती है। ये भी आप याद रखिएगा, किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान को प्रदर्शित करती है। अब बच्चों समझिए जड़त्व का नियम क्या होता है। तो बच्चों, इस नियम में बताया गया है कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे, कोई बाहरी बल ना लगे, तो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। यानी अगर वस्तु रुका है, विरामावस्था में है, विराम में है, तो वो विरामावस्था में रहेगा, और अगर वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए। ये बताया गया बच्चों गति विषयक ये जड़त्व के नियम में, जिसको दिया किसने था, गैलीलियो गैलीली ने दिया था। अगला टॉपिक बच्चों हम लोग देखते हैं, जड़त्व कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, जड़त्व 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व बच्चों क्या होता है। तो बच्चों, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में हो, मतलब पहले से कहीं रुका हो, रखा हो, और हम लोग उस वस्तु की विराम अवस्था को बदलना चाहें, तो वस्तु क्या करेगा, वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। तो वहां पे वो जो विरोध कर रहा है वो कौन सा जड़त्व है, वो है विराम का जड़त्व। परिभाषा आप लोग पढ़ सकते हैं, वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाती है। इसमें बच्चों वस्तु क्या करेगा, अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अब गति का जड़त्व बच्चों क्या होता है। तो इस गति के जड़त्व में वस्तु अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे अगर बच्चों कोई वस्तु गतिमान हो और आप उसको रोकना चाहें, तो वस्तु क्या करेगा, वो चाहेगा कि अभी हम गतिमान रहें, और जब आप उसको रोकेंगे तो वस्तु उसका विरोध करेगा। तो गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध को गति का जड़त्व। सेम ऐसे ही अगर कोई वस्तु अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, अपनी दिशा को बदलना
नहीं चाह रहा, तो उस वाले जड़त्व को हम लोग क्या बोलेंगे, दिशा का जड़त्व। तो बच्चों जड़त्व कितने प्रकार का होता है, जड़त्व होता है आपका 3 प्रकार का, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब देखिए बच्चों न्यूटन का गति विषयक नियम क्या होता है, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो न्यूटन का गति विषयक जो प्रथम नियम है, देखो इन्होंने 3 नियम दिया था, जिसमें से जो पहला नियम है यह आपका जड़त्व का नियम है। न्यूटन का जो पहला नियम है वो कौन सा नियम है, जड़त्व का नियम है। गैलीलियो ने जो जड़त्व का नियम दिया था वही नियम न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम है। अब इसमें बताया क्या गया था, तो इसमें बताया गया था यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है यानी कि रुका हुआ है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा यानी रुका ही रहेगा, और यदि एक समान गति की अवस्था में है तो वो निरंतर एक समान गति की अवस्था में ही रहेगा। अर्थात अगर वो गतिमान है तो लगातार चलता ही रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह बताया गया था न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम में, और यही जड़त्व के नियम में भी बताया गया है। और एक चीज बच्चों, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को हम लोग इस प्रकार भी बोल सकते हैं, यदि किसी पिंड पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य हो, यानी उस वस्तु पे बाह्य बल लगा ही ना हो, शून्य हो, तो उसका त्वरण भी शून्य होगा। अभी हमने आपको बच्चों फार्मूला दिखाया था, फार्मूला F बराबर m×a। अगर बच्चों बल 0 होगा तो वस्तु का त्वरण भी क्या होगा, 0। वही चीज यहां बताया गया है। तथा त्वरित अवस्था केवल तभी संभव है जब उस पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य ना हो। इसका कहने का मतलब बच्चों क्या है, तो इसमें कहने का मतलब है किसी वस्तु पर त्वरण तभी उत्पन्न हो सकता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगा हो। कोई बाहरी बल अगर लगा है तभी उसमें त्वरण आएगा, अन्यथा उसका त्वरण 0 होगा। यानी बिना बाह्य बल के किसी वस्तु को त्वरित नहीं किया जा सकता है। मेन बच्चों आप लोग यही याद रखिएगा, मेन पॉइंट आपको यही याद रखना है कि बिना बाह्य बल के, बिना बाह्य बल के किसी वस्तु को त्वरित नहीं किया जा सकता, त्वरित नहीं किया जा सकता है। यह आपको याद रखना है। अब बच्चों कुछ लोगों के दिमाग में यह आएगा कि सर यहां पे तो नियम कह रहा है अगर हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाएं तो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा, यानी कि रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा तो चलता रहेगा। तो बच्चे सोचेंगे सर अगर हम लोग साइकिल को अपने पॉडल मार के छोड़ दें तो हम लोग साइकिल लगातार चलते रहना चाहिए, रुकना ही नहीं चाहिए कभी, जब तक कोई बाह्य बल ना लगाएं। तो बच्चों यहां पे होता क्या है, जब आप लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के टायर और पृथ्वी के बीच घर्षण बल लगता है, और वो घर्षण बल साइकिल की गति को धीरे धीरे कम करके रोक देता है। अगर बच्चों यहां पे साइकिल के टायर या साइकिल पर कोई बाहरी बल नहीं लगता, कोई भी बाह्य बल ना आरोपित हो, तो ऐसे में वो साइकिल चलता जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं जब तक आप उसमें बाह्य बल ना लगा दें। अब बच्चों देखिए इसके कुछ उदाहरण, जो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है या जो जड़त्व का नियम है, क्योंकि दोनों नियम सेम है, तो इन दोनों के बच्चों कुछ उदाहरण देखिए दैनिक जीवन में। अब बच्चों देखिए इसका पहला उदाहरण क्या बच्चों, बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। अब इसमें बच्चों न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम या जड़त्व का नियम आता है। समझिए इसको कैसे क्या होता है। अब बच्चों आप लोग यहां चित्र में देख सकते हैं, यहां एक बस है और वो बस जैसे ही गतिमान हो गया, बस जैसे ही गतिमान हुआ, जो इसमें आदमी ये खड़ा है ये पीछे की तरफ लटक गया,
जो आदमी खड़ा था वो पीछे की तरफ लटक गया। क्यों? इसका रीजन समझिए बच्चों आप लोग। क्योंकि बस शुरू में था विरामावस्था में। बस शुरू में किस अवस्था में था बच्चों? विरामावस्था में, यानी बस रुका था, उसमें जितने भी सवार या यात्री खड़े थे वो भी किस अवस्था में थे बच्चों? वो भी तो रुके थे। लेकिन जैसे ही ये बस अचानक गतिमान हो जाएगा, जैसे ही बस ये अचानक गतिमान हो जाएगा, तो आदमी का जो पैर है, ये पैर, वो तो बस के छत से संपर्क में है, तो वो भी अचानक तेजी से गतिमान हो जाएगा। लेकिन इस मनुष्य का जो ऊपरी भाग है, धड़ के ऊपर का भाग, वो तो बस के टच में है नहीं। तो अचानक जब बस गतिमान हुआ तो आदमी का पैर भी आगे चला गया, लेकिन ऊपर का जो भाग है वो अब भी क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि हम अपने पूर्व अवस्था में, मतलब जिस जगह पे पहले वो खड़ा था अभी भी वहीं पे खड़ा रहे। ऐसे में होगा क्या? पैर इसका हो जाएगा आगे और शरीर उसका हो जाएगा पीछे। और अगर ये ना पकड़ा होता बच्चों तो गिर भी जाता नीचे आदमी। तो इसका आप एग्जाम्पल यहां देख सकते हैं। बस के अचानक चलने में उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो बस के अचानक चल देने पर यात्री के शरीर का निचला भाग बस के संपर्क में होने से तुरंत ही गति में आ जाता है, जबकि ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के कारण, क्योंकि ऊपर भाग अब भी रुकना चाहेगा वहीं पे, विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रहने का प्रयास करता है। इसीलिए यात्री का ऊपरी भाग निचले भाग से पीछे रह जाता है और यात्री पीछे की तरफ गिर जाता है। और देखिए बच्चों, इसका एक चीज और, इसमें किस जड़त्व का उदाहरण है? इसमें है विराम के जड़त्व का उदाहरण। इसमें विराम के जड़त्व का उदाहरण है। और बच्चों देखिए दूसरा एग्जांपल, चलती हुई गाड़ी के अचानक ब्रेक लगा देने पर। पिछले में क्या था? गाड़ी अचानक चल पड़ा था, लेकिन इसमें बच्चों क्या है? गाड़ी पर अचानक ब्रेक लग रहा है, मतलब पहले से वो चल रहा था, अचानक अगर हम ब्रेक मार दें तो यात्री का जो शरीर होता है वो आगे की ओर झुक जाता है। इस चीज को अगर आप लोगों ने फील किया होगा, उसे अधिकांशतः बच्चों ने इस चीज को फील किया ही होगा। अब देखिए इसका बच्चों कारण क्या होता है। जब बस गतिमान होता है तो बच्चों बस के साथ साथ हमारा शरीर भी उसी दिशा में गतिमान होता है जिस दिशा में बस चल रहा है। अब जैसे ही बस का ड्राइवर ब्रेक मार देता है तो होता क्या है? बस तो रुक जाएगा और बस के संपर्क में जो हमारे शरीर का निचला पार्ट है, निचला हिस्सा है, वो भी क्या होगा बच्चों? वो भी रुक जाएगा। निचला पार्ट भी ये रुक जाएगा बच्चों। लेकिन ऊपर का जो भाग है वो अब भी चाहेगा कि हम उसी वेग से, जिस वेग से बस चल रहा था, उसी वेग से हम आगे बढ़ते जाएं, गति के जड़त्व के कारण। तो ऐसे में होगा क्या? नीचे वाला पैर, नीचे का पार्ट रुक गया और ऊपर का भाग अब भी आगे की तरफ जाना चाहेगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, आदमी क्या होगा? उसका ऊपर का भाग आगे की तरफ झुक जाएगा या गिर भी सकता है। देखिए बच्चों यहां पे क्या लिखा है? इसका कारण यह है कि चलती गाड़ी के अचानक रुक जाने पर यात्रियों के शरीर का निचला हिस्सा गाड़ी के संपर्क में होने के कारण तुरंत रुक जाता है, जबकि उसका ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण गति में ही बने रहने का प्रयास करता है, इसीलिए वो आगे चला जाता है। और बच्चों देखिए अगला एग्जाम्पल, तीसरा, अगर हम कंबल को तेजी से झटकें तो धूल के कण अलग हो जाते हैं उससे। इसमें भी बच्चों किसका उदाहरण है? इसमें है विराम के जड़त्व का उदाहरण। अब इसका कारण क्या बच्चों? तो कंबल को झटकने से पहले कंबल तथा धूल के कण विरामावस्था में होते हैं, अतः कंबल को झटकने से कंबल तो गतिमान हो जाता है, परंतु विराम के जड़त्व के कारण धूल के कण उसी स्थान पर स्थिर रहते हैं तथा अपने भार के कारण नीचे की ओर गिर जाते हैं और कंबल हमारा साफ हो जाता है। और देखिए बच्चों इसका एग्जाम्पल कुछ और, न्यूटन की गति से प्रथम नियम का एक उदाहरण, पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फल
टूटकर उसके फल क्या होते हैं, टूटकर नीचे गिर जाते हैं, फल या उसकी पत्तियां भी टूट के नीचे गिर जाती हैं। तो बच्चों इसमें भी कौन सा उदाहरण है, इसमें भी उदाहरण है विराम के जड़त्व का। अब बच्चों इसमें क्या होता है, जब पेड़ की किसी शाखा को हिलाया जाता है तो शाखा तो गतिमान हो जाता है, जबकि उनसे लटके फल विराम के जड़त्व के कारण उसी स्थान पर स्थिर या उसी अवस्था में स्थिर रहना चाहते हैं, और जिसके कारण वो क्या होता है, डाली हिल रहा है, जबकि फल उसके उसी जगह पे स्थिर रहना चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, फल शाखा से टूट के अलग हो जाएगा और पृथ्वी के आकर्षण के कारण नीचे गिर पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों कौन सा उदाहरण है, यहां पर भी विराम के जड़त्व का उदाहरण है। अगला बच्चों देखते हैं, वाहनों के पहियों पर लगे टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कणों से बचने के लिए वाहनों के पहियों के ऊपर मडगार्ड लगाए जाते हैं। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा साइकिल या मोटरसाइकिल या पहिया जो होता है उसमें ऊपर मडगार्ड लगा होता है, पता लगा ये पहिया है तो ऊपर इसके ऐसे मडगार्ड लगा होता है पीछे कवर करने के लिए। अब ये क्यों लगा होता है बच्चों, जब ये पहिया कीचड़ में चलता है तो जो कीचड़ के कण होते हैं उस टायर के टच में आके यहां इस तरफ उछल जाते हैं पीछे की तरफ, और जो ड्राइवर यहां जो भी व्यक्ति चला रहा होगा उसके पैर पे जाके लग जाएगा पूरा कीचड़। तो इसलिए यहां ये मडगार्ड जब लगा देंगे तो जो कीचड़ उठेगा वो जाके यहां पे टकरा के रुक जाएगा। अब इसका उदाहरण बच्चों क्या है, इसमें कौन सा जड़त्व आता है, तो बच्चों यहां पे आता है आपके गति का जड़त्व। जैसा कि बच्चों आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, इधर इस चित्र में आपको दिख रहा होगा एक बाइक। इस बाइक में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं मड गार्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मड गार्ड। ये नहीं, एक मिनट, ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको बच्चों, ये भी एक टाइप का मड गार्ड ही है, लेकिन मेन जो आप लोग जनरली हम लोग देखते हैं मार्केट में ये वाला होता है, ये ब्लैक वाला। ऐसे आप इधर साइकिल में भी देख सकते हैं बच्चों। इस साइकिल के इमेज में आप देखिए ये जो लगा है ये आपका मड गार्ड का काम करता है। अब बच्चों समझिए काम कैसे करता है ये। तो जब आपका पहिया, वाहन का पहिया किसी कीचड़ में जाता है तो होता क्या है, कीचड़ के कण पहियों में जो खांचे बने होते हैं उसमें जाके फंस जाते हैं, और जैसे ही वो ऊपर उठता है, पहिया कीचड़ से बाहर निकलता है, तो वो स्पर्श रेखीय दिशा, मतलब जिस दिशा में छूट रहा है, जैसे पता लगा ये है, अगर कोई कण इस दिशा में गति कर रहा हो बच्चों, तो वो जैसे मान लो ये कण यहां पे अलग हो रहा है, तो इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखीय डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में वो तेजी से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ऐसे यहां पे क्या होता है बच्चों, वो निकल के जिस दिशा में आता ऊपर, तो यहां जो आप ये देख रहे हैं पहिया, यहां से जब उठता ऊपर तो यहां से स्पर्श रेखीय दिशा में वो पीछे आ जाता है, चालक के ऊपर, जो भी साइकिल चलाता है उसके ऊपर आता है। अब ये जो पार्ट लग गया है तो ये क्या करेगा, उन कणों को ऊपर आने से रोक लेता है, और जिससे हम लोगों का कपड़ा जो ड्रेस होता है वो गंदा नहीं हो पाता है। यहां पे आप पढ़ सकते हैं बच्चों क्या लिखा है, इसका कारण यह है कि टायरों के संपर्क में आए कीचड़ के कण दिशा के जड़त्व के कारण पहिए की स्पर्शी दिशा में, यानी स्पर्श रेखीय दिशा में गति करके वाहन चालक को गंदा कर सकते हैं, और टायरों पे लगे मडगार्ड कीचड़ के कणों को रोक लेते हैं, जिससे वाहन चालक गंदा नहीं होता है। तो यहां बच्चों था दिशा के जड़त्व का उदाहरण। और देखिए बच्चों, इस आप चित्र में बच्चों देख सकते हैं, यहां पे एक महिला खड़ी है और ये अपने हाथ से एक कण को पकड़कर तेजी से घुमा रही वृत्ति पथ पे। तो बच्चों यहां पर जो ये कण है ये वृत्ति पथ पर गतिमान है,
और आपको पता होगा वृत्तीय पथ पर हर एक पॉइंट पर अगर कण यहां पे होगा तो इसका दिशा किधर होगा, इस दिशा में होगा इसका वेग। अगर ये कण यहां पे आ जाए तो इसका वेग इस दिशा में होगा। अगर यही कण यहां पहुंच जाए तो इसका वेग अलग, यानी हर एक पॉइंट पे वेग का डायरेक्शन अलग होता है स्पर्श रेखीय दिशा में। अगर इसको हम तेजी से घुमाते घुमाते यहां पॉइंट बी पे छोड़ दें तो बच्चों ये जो कण होगा इसका वेग किस दिशा में है, पॉइंट बी पर स्पर्श रेखीय दिशा में वेग इस ए की तरफ है। तो जैसे ये महिला इसको छोड़ेगी तो ये जो कण है वो ए के डायरेक्शन में सीधे आगे चला जाएगा। अगर वो कण यहां होता तो उसका वेग होता इस दिशा में, और यहां पे छोड़ने पे इस दिशा में आगे चला आता। तो यहां पर भी क्या बच्चों दिशा का, क्योंकि वेग इस दिशा में था, पॉइंट अगर हम इस पॉइंट की बात करें यहां पर वेग है वो वेक्टर एक ही दिशा में है। तो जब यहां पे महिला इस गेंद को छोड़ रही है तो गेंद किधर जा रहा है, वो जा रहा है जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में कण भी आपका जाएगा। क्यों, दिशा के जड़त्व के कारण, क्योंकि जिस दिशा में वो गतिमान है अब भी चाहेगा कि वो उसी दिशा में रहे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है दिशा के जड़त्व का। और देखिए बच्चों, चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है। इसमें बच्चों उदाहरण आपका गति का जड़त्व। समझिए क्यों। जब कोई व्यक्ति चलती गाड़ी से अचानक उतरता है तो गाड़ी तो पहले से कैसा होता है बच्चों, गतिमान। गाड़ी आपका क्या है, गतिमान। और जैसे ही व्यक्ति अचानक उतर गया तो जमीन पे आते ही अचानक क्या हो जाएगा, वेग उसका जो है वो हो जाएगा जीरो, यानी वो विराम में आ जाएगा। अब होता क्या है, उतरने से पहले व्यक्ति का शरीर गतिमान होता है और उतने वेग से जितने वेग से आपका वाहन चल रहा था। तो जैसे ही व्यक्ति वाहन से उतरा तो उसका शरीर तो अब भी गतिमान है। जैसे वो पैर अपना जमीन पे रखेगा पैर तो आ जाएगा विराम अवस्था में बच्चों, लेकिन उसके शरीर का जो ऊपरी भाग है वो अब भी चाहेगा कि हम गतिमान ही रहें, और इसी कारण पैर रुक जाएगा जमीन पे, लेकिन ऊपरी भाग शरीर का आगे की तरफ झुक जाएगा और व्यक्ति आगे की तरफ गिर जाता है। और इसलिए कहा भी जाता है जब भी कभी हम लोग चलती गाड़ी से उतरे तो थोड़ा जिस दिशा में गाड़ी चल रहा उसी दिशा में दौड़ के रुकना चाहिए। और एक बच्चों एक चीज बताया था आप लोगों को, जब कोई धावक दौड़ता है तेजी से तो हमेशा उन लोगों को बताया जाता है कि रुकते टाइम अचानक नहीं रुकना, आपको धीरे धीरे गति को कम करके रुकना है। क्योंकि अगर धावक अचानक रुक जाएगा तो उसका पैर तो रुक जाएगा लेकिन ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण आगे की तरफ और जाके झुक जाएगा और जो व्यक्ति वो गिर भी सकता है। तो यहां भी कौन सा उदाहरण बच्चों, गति के जड़त्व का उदाहरण है। अब देखिए बच्चों, गति का जो द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक जो द्वितीय नियम है, उस नियम को समझने के लिए आपको किस चीजों को समझना होगा। जैसे संवेग क्या होता है बच्चों, संवेग आपको समझना होगा। संवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, और संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। और इसके अलावा आपको एक टॉपिक और पढ़ना होगा, आवेग। जब आप इतना टॉपिक पढ़ लेंगे तब इसके बाद हम लोग आपको बताएंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले संवेग से बच्चों। संवेग क्या होता है? अच्छा बच्चों आप लोग ये बताइए, अगर कोई वस्तु गतिमान है, मान लेते हैं हम लोग बच्चों एक वस्तु जिसका वजन थोड़ा ज्यादा है, मान लेते हैं उसका वजन है 50 किलोग्राम, और एक दूसरा वस्तु जिसका वजन बच्चों हम लोग मान लेते हैं 100 किलोग्राम है। दोनों ही वस्तुएं बच्चों मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, और दूसरा वाला भी बच्चों आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। दोनों का ही चाल सेम है। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं आपको इन दोनों को रोकने में
किसमें ज्यादा ताकत लगाना होगा? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर जी दोनों का वेग समान है, यानी कि दोनों को ही रोकने के लिए हमें समान ताकत लगाना होगा। लेकिन बच्चों यहां पे आप हो जाएंगे गलत। वेग भले दोनों का समान है, लेकिन जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है उसको रोकने के लिए हमें बल भी क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। और जिसका द्रव्यमान बच्चों कम है उसको रोकने के लिए हमें बल कम लगाना पड़ेगा। तो अब कुछ लोग बच्चे सोचेंगे आप लोग कि जब दोनों का ही वेग समान था तो आखिर ऐसा क्यों कि दोनों को रोकने के लिए अलग अलग बल लगाना पड़ रहा है? तो बच्चों किसी गतिमान वस्तु में वेग की मात्रा कितनी है इसको हम लोग खाली वेग से इसको परिभाषित नहीं कर सकते। वेग से आपको पता चलता है कि हाँ वस्तु प्रति सेकंड या प्रति घंटा या प्रति मिनट कितनी दूरी तय कर रहा है, कितना विस्थापन तय कर रहा है। वेग से बच्चों हम लोगों को क्या पता चलता है कि वस्तु जो गतिमान है वो प्रति सेकंड कितनी दूरी तय कर रहा है, लेकिन इससे हम लोगों को यह नहीं पता चलता कि वस्तु के अंदर वेग की मात्रा कितनी है। जो वस्तु गतिमान है उस गतिमान वस्तु में वेग की मात्रा कितनी है या उसमें वेग कितना है। परिमाण तो हम लोग बता लेते हैं, लेकिन वेग की मात्रा हम लोग उसको समझा नहीं पाते कि वो होता क्या है। तो उसी को समझने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया संवेग का। किसी वस्तु के वेग, अब जैसे यहां पे क्या हो रहा है, जिसका वजन कम उसको रोकने के लिए बल कम लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिसका द्रव्यमान कम है उसमें जो वेग की मात्रा वो भी क्या है? कम है। और जिसका द्रव्यमान अधिक है उसमें वेग की जो मात्रा वो भी क्या है? अधिक है। तो जब वेग की मात्रा जिसमें अधिक है उसको रोकने के लिए हमको भी अधिक बल लगाना होगा, और जिसमें वेग की मात्रा कम है उसको रोकने के लिए हमें बल भी कम लगाना होगा। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, वेग का जो परिमाण है उसको वेग की मात्रा समझते हैं, लेकिन यहां हो जाएगा गलती। किसी वस्तु के अंदर टोटल कितना संवेग है या कितना वेग है वो डिपेंड करता है वस्तु के संवेग पर भी, वेग की मात्रा। तो देखिए वेग की मात्रा को समझने के लिए हम लोग समझेंगे संवेग क्या होता है। किसी वस्तु का जो बच्चों संवेग होता है वो बताता है कि वस्तु के अंदर वेग की मात्रा कितनी है। संवेग बच्चों क्या बताता है? वेग की मात्रा कितनी है वस्तु में। यह चीज ध्यान देना, वेग अलग राशि है और यहां पे जो चीज है वो अलग है। ठीक, संवेग अलग है, वेग अलग है। वेग जो संवेग जो वो क्या कर रहा है, वो वेग की मात्रा बता रहा है, वस्तु में कितना ज्यादा मात्रा में वेग है। अब इसका बच्चों परिमाण क्या होता है? तो बच्चों गणितीय रूप में किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग। संवेग का सूत्र बच्चों क्या होता है? इसको हम लोग P से दिखाते हैं, P बराबर m इंटू V होता है। अब अगर हम इससे चेक करें बच्चों, तो जिसका वजन ज्यादा होगा, जिसके वजन यानी कि द्रव्यमान और वेग इन दोनों का गुणनफल ज्यादा आएगा, उसके अंदर वेग की मात्रा भी अधिक होगी, और जिसके अंदर द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कम आएगा उसके अंदर संवेग भी कम होगा। तो जिसका संवेग कम उसको रोकने के लिए हमें बल भी कम लगाना होगा, और जिसका संवेग ज्यादा होगा उसे रोकने के लिए हमें बल भी ज्यादा लगाना होता है। और कुछ चीजें बच्चों, संवेग का मात्रक क्या होता है बच्चों? तो इसका मात्रक होता है एसआई पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या सीजीएस पद्धति में बच्चों होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और बच्चों ये होता है सदिश राशि। संवेग आपका सदिश राशि है और इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। जिस दिशा में वस्तु का वेग है उसी दिशा में संवेग भी होता है। और बच्चों इसका विमीय सूत्र होता है mL(10⁻⁻1). ये कैसे आएगा बच्चों? द्रव्यमान संवेग का सूत्र क्या? P बराबर m इंटू वी। तो बच्चों द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र था वो होता है कैपिटल M। द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं। और वेग का जो बच्चों सूत्र होता है विस्थापन, वेग का होता है विस्थापन बटे समय। तो समय चला जाएगा ऊपर, या यहीं लिख देते हैं बच्चों विस्थापन, गलत हो गया थोड़ा।
मात्रक से ही बच्चों हम लोग देख लेते हैं, इतना क्यों करें, मात्रक से समझ जाते हैं। बच्चों देखो, इसका जो मात्रक है वो किलोग्राम, तो किलोग्राम को बच्चों हम लोग किससे दिखाते हैं, किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान, मास, और मास को हम लोग दिखाते हैं m से, बीमी सूत्र में। और मीटर एक दूरी है, दूरी को बच्चों हम लोग किससे दिखाते हैं, l से, बीमी सूत्र में, लेंथ। और सेकंड मतलब टाइम है, टाइम को हम लोग किससे दिखा, t से, लेकिन सेकंड नीचे है तो उसको हम लोग लिखेंगे बटे t, और जब ये t ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा m l t की पावर -1, ये हो जाएगा बीमी सूत्र इसका। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी का आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।